राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रुख भले ही सख्त दिखाई दे रहा हो, लेकिन बयाना में हालात इसके ठीक विपरीत दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहनों का कहर लगातार जारी है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। कुछ दिन पहले ही बयाना में इसी तरह के एक ओवरलोड वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की जाती है। वहां के लोगों का कहना है कि बयाना के प्रमुख चौराहों पर अक्सर जाम के हालात रहते हैं, तो वहीं नगर क्षेत्र की मुख्य सड़कों के चारों तरफ अतिक्रमण भी फैल चुका है, जिस पर नगर पालिका और प्रशासन दोनों की लापरवाही साफ झलकती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े सख्त नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत बयाना में देखने को मिल रहा है, जहां पर मुख्य सड़क मार्गों पर अतिक्रमण हो रहा है। सड़कों के किनारे लोगों ने अपना अतिक्रमण कर रखा है। वहीं जो मुख्य सड़क है वो भरतपुर से करौली को जोड़ती है और धौलपुर को जोड़ती है, और मुख्य चौराहों पर भी हमेशा जाम लगा रहता है। और बयाना में आए दिन देखने को मिलता है कि जो रफ्तार जो ट्रक है, जामों के लिए जो वाहन है, उनके द्वारा आए दिन घटना घटित हो सकती है। कुछ चंद दिनों पहले ही एक लगाम दौड़ रहे ट्रक के द्वारा एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। प्रशासनिक अधिकारी बयाना के संपूर्ण इस पर मौन है। आखिरकार बयाना की जनता को कब इस जाम से निजात मिलेगी और कब जाकर मुख्य सड़क मार्गों से यह अतिक्रमण हटेगा? सच बेधड़क के लिए लक्ष्मीकांत पाराशर की। और अब आपको सीधा एसएमएस हॉस्पिटल ले चलते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, हादसा किस प्रकार का वो तो आप लोगों को मालूम ही है। किस प्रकार का हादसा अचानक हुआ है, कोई चपेट में कई लोग आ गए, वो सब जानकारी आपको अभी मैं जो देख के आया हूँ। 7 लोग भर्ती हैं और यहाँ गुजरात के भी और बिहार के भी हैं। एक ई रिक्शा चालक हैं, तो कहते हैं वो तो उसमें 5 लोगों की जान बचे वहाँ पर, वो जयपुर करने वाले ही हैं। बाकी जो स्थिति है 2 सीरियस हैं, वो वेंटिलेटर पर हैं। बाकी एक कुछ छुट्टी आज मिल रही है, बाकी इम्प्रूवमेंट ठीक ढंग से कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर अपना पूरा धर्म निभा रहे हैं। ये मैंने महसूस किया, मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर जो देखभाल कर रहे हैं उसमें उनके जो सगे संबंधी साथ हैं वो भी संतुष्ट है इस बात को लेकर, किसी ने शिकायत नहीं दे रहा। अब सवाल ये आता है कि जो घटना तो हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, जोधपुर हाईकोर्ट ने भी और जयपुर में भी, ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए। ये नौबत क्यों आई? अगर सरकार समय पर कदम उठाती। हम भी मांग कर रहे थे कि आप कोई कमेटी बनाओ स्पेशल, और एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी आता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है और ट्रांसपोर्ट आते आता है। कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर लगे हुए नहीं लगे हुए हैं, गाड़ी की स्पीड कितनी होती है, आजकल तो सब मशीन लगी होती है। तो जहाँ कमियाँ पूरी नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होते जाएंगे, और किस प्रकार के लोग मारे जा रहे हैं लगातार, वो दुखद है पूरे प्रदेश के लिए। अब बात रही कि मुआवजे की बात सर, मुआवजा अभी तक घोषित नहीं हुआ, ये हमेशा डिले करते हैं। सरकार को, मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिनके घर में हादसा हुआ है, जितना जल्दी हम एक्शन करते हैं, इलाज की टॉप प्रायोरिटी है, इलाज चल रहा है। दूसरा मुआवजा होता है जिससे सांत्वना मिलती है आदमी को। मुआवजा मिलने से कोई जान वापस नहीं आती है, जो चला गया आदमी चला गया है। पर इमीडिएटली ये काम जो है ये टाइम पे होना बहुत जरूरी है। 2 लाख रुपये प्राइम मिनिस्टर फंड से मिलते हैं, वो तो हो गया है। और 5 लाख की स्कीम जो पिछली गवर्नमेंट बनी हुई थी, 5 लाख की स्कीम जो पिछली गवर्नमेंट बनी हुई है, वो सबके मालूम है। अगर एक परिवार में 2 मर गए हैं, 3 मर गए, तो ही 10 लाख मिलेंगे।
ये बात तो हो गई है कि इसको इमीडिएटली मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि उसको घोषणा करे। और विशेष बात मैं कहना चाहूँगा वो है कि जब बाकी जगह जहाँ मृत्यु होती है, अभी फलोदी में हो गई जोधपुर के अंदर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे हैं। अजमेर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आवास पर पहुंचे हैं। जूली देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवी के निधन पर शोक उन्होंने जताया है। इंदिरा देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि उन्होंने दी। जूली के साथ में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी भी मौजूद रहे। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का निधन हुआ था और उसी के चलते हर आम से लेकर के खास लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचते हैं। उनका वहां पर जाकर के उनकी पत्नी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब भिवाड़ी से बड़ी खबर। भिवाड़ी डीटीओ कार्यालय के पास में मिला 45 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची भिवाड़ी थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया। जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया। पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी करके जांच की शुरुआत कर दी है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। तो मौके पर भिवाड़ी पुलिस पहुंच चुकी है, मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने यहां पर मृतक के शव को कब्जे में भी ले लिया है और जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है। और पुलिस इस पूरे मामले पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है पुलिस ने। फिलहाल आपको बता दें कि शव की किसी भी तरह से पहचान नहीं हो पाई है। हमने इन तस्वीरों को ब्लर करके आपको दिखाया है और पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है शव के मिलने से। और ऐसे में राहगीरों ने जिस किसी ने वहां पर देखा तुरंत पुलिस को सूचना दी है। मौके पर भिवाड़ी थाना पुलिस पहुंच चुकी है। जयपुर से खबर। खो नागोरियन इलाके में डीएसटी ईस्ट टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध देशी पिस्टल बेचने की फिराक में घूम रहे शख्स को पकड़ा। आरोपी शाहाब सिंह को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल बरामद की है। जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा शाहाब सिंह गांव से पिस्टल को बेचने के लिए जयपुर लाया था। हेड कांस्टेबल अविनाश, हेड कांस्टेबल तुलसीराम, कांस्टेबल देवेंद्र और पवन की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। तो आरोपी शाहाब सिंह को गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल भी उससे बरामद की गई है। जयपुर में ही रह करके पढ़ाई कर रहा था शाहाब और गांव से पिस्टल को बेचने के लिए जयपुर लेकर के आया था। हिम्मत तो देखिए, इस तरह से पिस्टल बेचने के लिए जयपुर लेकर के आता है शाहाब। लेकिन अब शाहाब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हर एंगल से यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। पूछताछ भी जाहिर सी बातें करेगी। आखिरकार क्या मकसद इस व्यक्ति का रहा है। और खो नागोरियन इलाके में डीएसटी ईस्ट टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध देशी पिस्टल बेचने की फिराक में यह शख्स जिसका नाम शाहाब बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने अब धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है और कब्जे से इल्लीगल देशी पिस्टल भी बरामद कर ली है। हैरत की बात यह है कि इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि गांव अभी जयपुर में पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते हुए इस तरह से काम करना, अवैध पिस्टल रखना और उसको बेचने के फिराक में घूम रहा था। पुलिस ने शाहाब को धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस हर एंगल से अब जांच पड़ताल कर रही है कि शाहाब का आखिरकार मकसद क्या कुछ रहा होगा। मानसिक प्रकृति शाहाब की कैसी होगी,
जाहिर सी बात है इन एंगल पर जांच पड़ताल की जा सकती है। और अब आपको सीधा देश की राजधानी यानी कि दिल्ली का रुख करवाते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री यानी कि किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे। बार बार चुनाव हारने का बाद भी सबक नहीं सीखते हैं। कांग्रेस के कई नेता हमसे मिले हैं, बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक उनका नेता रहेगा कांग्रेस जीत नहीं सकते हैं, और वो ईवीएम को गाली दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, एक सिंपल प्रोसेस को मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिस्टम। हमारा लोकतंत्र बहुत साफ है। हमारा इलेक्शन प्रक्रिया में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को चलाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का बात मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ही कहेंगे। बीजेपी का नाम लिया है और बीजेपी का मुख्यमंत्री का एक क्लिप को चला के बोला है, इसलिए मैं उसको जवाब देना चाहता हूं। हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारा ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी अपना जिंदगी में 3-3, 4-4 महीने गांव घर नहीं देखे हुए अलग अलग जगह में पैदल चलते थे। ये हम लोग का सिस्टम है बीजेपी का, ये हमारा व्यवस्था है। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं, वोटर्स की सूची होते हैं। वो सूची सबके पास उपलब्ध होता है, वेबसाइट में होता है। पॉलिटिकल पार्टी उस सूची को देख सकते हैं और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका होता है। कोई भी अगर ऐसा लगे कि उसका नाम कट गया है, कोई फर्जी है, उसको कंप्लेंट देने का सिस्टम होता है। सूची में सिर्फ भारत के नागरिक ही नाम हो सकता है सूची में। अगर कोई गलत हो गया तो उसको हटाने के लिए प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने चलाया भी है। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी रो रहे हैं। वहां पब्लिक खुश है कि शुद्धिकरण होना चाहिए हमारा वोटर लिस्ट का। और प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत लोग अभी दुखी हैं। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके वहां प्रचार में ना आए, क्योंकि वो आने से जो थोड़ा कुछ चांस है वो भी बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा वो आरजेडी के नेता भी कभी भी राहुल गांधी का लाइन का बात करता ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी दुनिया भर का नाम सारा बात करते हैं तो वो लोगों से कोई कनेक्ट होता नहीं है। जब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होता है, वोटर लिस्ट फाइनल होता है, तो उसका वोटिंग प्रोसेस होता है। जो वोटिंग होते हैं उस समय हर पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जितना ऑफिसर्स है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही ऑफिसर होते हैं, उसको इलेक्शन ड्यूटी में लगाते हैं। फिर बाहर से ऑफिसर ऑब्जर्वर के हिसाब से आते हैं। जब वोटर वोट डालते हैं तो पोलिंग एजेंट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन में रहते हैं। वो चेक करते हैं कौन वोट डाला है, कौन अभी नहीं डाला, वो चेक करता है। अब अगर कांग्रेस का एजेंट वहां अगर नहीं है तो बता दे कि वो एजेंट नहीं रख पाया। पोलिंग एजेंट रहता ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट रहता है और उसी हिसाब से वोटिंग होते हैं। उसके बाद में जो वोटिंग होने के बाद अगर कोई उसमें गड़बड़ी है तो आप इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसमें अगर लगता है कि न्याय नहीं मिला तो फिर आप अदालत जा सकते हैं। ये सब तो करना नहीं इनको। फिर जब पोलिंग हो जाने के बाद जब काउंटिंग होते हैं उसमें भी हर कैंडिडेट का, हर पॉलिटिकल पार्टी का काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। वो बहुत पारदर्शिता के साथ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा इलेक्शन प्रोसेस होता है।
मैंने 7 चुनाव लड़ा है। हम कैंडिडेट भी रहते हैं, हमारे एजेंट्स रहते हैं, कहां गड़बड़ी होते हैं। अगर गड़बड़ी हुआ, कोई अधिकारी ने गड़बड़ किया तो अदालत जाएंगे, तो अदालत में कभी कभी हुआ है, चुनाव को रद्द भी कराया है, न्याय देता है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? हम लोग जब ऑपोजिशन में थे, कितने साल हम लोग ऑपोजिशन में थे, उस जमाने में जो ये कोर्ट्स का जो व्यवस्था था उस समय कैसे था? सारे जजेस सरकार अपॉइंट करते थे। आजकल तो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट करते हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ही सरकार जज अपॉइंट करते थे। इलेक्शन कमीशन सरकारी अपॉइंट करते थे, सीबीआई डायरेक्टर, सारा चीज सरकारी अपॉइंट करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, कभी नहीं कहा। हम संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे और हमने जीत प्राप्त किया, लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हमने कभी भी अदालत को गाली नहीं दिया, हमारा पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने सवाल नहीं उठाया। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए अदालत जाना है तो भी हम लोग जाते थे, पिटीशन देने थे, इलेक्शन कमीशन को देते थे। लेकिन हमने अपने देश का लोकतंत्र को हमने कभी गाली नहीं दिया। ये आदमी विदेश में जाकर के हमारा देश का तंत्र को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, अदालत को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशन गाली देते हैं। और जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते, तमिलनाडु में, केरल में अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार कितने बार जीते हैं, हमने कभी सवाल किया है? तो इसलिए मेरा पत्रकार बंधुओं से मेरा ये हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि आपका समय को राहुल गांधी जी समय समय में खराब करते रहते हैं, लेकिन जो सही मत है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं, देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। इसको वो डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूं। शर्मा जी, तो आपने किरण रिजिजू को सुना, जिन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जम करके पलटवार किया है। और चलिए अब फिर से खबरों का रुख करेंगे जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर, जहां पर जयपुर के लोहा मंडी और माड़ा में हुए भीषण हादसे के बाद में रायसर पुलिस सक्रिय हुई है। थाना प्रभारी हरदयाल मीणा पुलिस कर्मियों के साथ में फील्ड में उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। पुलिस टीम मनोहरपुरा दौसा NH 148 पर हाईवे पेट्रोलिंग कर रही है और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाइश भी दे रही है। ढाबों पर और हाईवे किनारे खड़े वाहन चालकों से भी बातचीत की जा रही है। साथ ही लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा उपायों के तहत अब हर रोज शाम 6 से 7 बजे तक हाईवे पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई जाएगी। ये टेप हाईवे पर घूम रहे गौवंश और वाहनों पर भी लगाई जाएगी, ताकि रात में उनकी दृश्यता बढ़ाई जाए और हादसों को रोका जा सके। डीडवाना की बात करेंगे। रहमान गेट के पास में मेगा हाईवे पर हादसा हुआ। तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर के
डिवाइडर पर चढ़ जाता है और पलट गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेलर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, सामान सड़क पर बिखर गया। चालक सुरक्षित बाहर निकला, कोई चोट नहीं आई, ये थोड़ी राहत की बात है। हादसे के समय सड़क पर कम आवाजाही भी थी। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देख करके यही कहा जा सकता है कि गनीमत ये रही, बड़ा नुकसान होने से टला, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें ये देखने को मिल रही है वाकई में डरा देने वाली है। सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पखवाड़े के तहत आज नगर में प्रभात फेरी निकाली गई। भोर की पहली किरण के साथ में शुरू हुई ये प्रभात फेरी श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम बनी। आयोजक कपिल छाबड़ा ने बताया कि प्रभात फेरी गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई फिर गुरुद्वारा साहिब पर पहुंची, जहां पर इसका समापन हुआ। प्रभात फेरी में सिख पंजाबी समाज के महिला, पुरुष, बच्चे और अनुयायी शामिल हुए। सभी ने हाथों में निशान साहिब थाम करके ढोल मंजीरों की थाप पर भजन कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण किया। रास्ते पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करके प्रभात फेरी का स्वागत किया, जिससे पूरे बयाना में भक्ति और सौहार्द का माहौल बन गया। तो बयाना की तस्वीरें, आज गुरु नानक देव जयंती है और उसके चलते प्रकाश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज प्रभात फेरी सबका 10वां दिन है और आज हम गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से होकर सुभाष चौक से रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे विभाग की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किए गए अंतिम नोटिस के बाद में इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। रेलवे विभाग के एएन सुधीर पांडे ने बताया कि करीब 15 लोगों को अंतिम नोटिस जारी किया है। यदि 2-3 दिन में अतिक्रमण खुद नहीं हटाया तो विभाग की तरफ से जेसीबी की मदद से कार्रवाई की जाएगी। कुछ दुकानदारों ने आशंका जताई कि कार्रवाई के दौरान छोटे व्यापारियों को परेशानियां हो सकती है। फिलहाल रेलवे स्टेशन क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल गर्म है। ऐसा है, नोटिस दिए गए हैं रेलवे की तरफ से, लेकिन उम्मीद के नाम पे हमें तो लग नहीं रहा है, क्योंकि नोटिस तो पहले भी बहुत बार दिए हुए हैं। जो नोटिस के बावजूद भी पक्के निर्माण नोटिस के बाद में किए गए हैं। लगता ऐसा है कि ये प्रशासन जो है सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। बेवजह जो ठेले वाले हैं मजदूर, उनको परेशान करते हैं। बाकी जिन्होंने पक्के निर्माण कर रखे हैं, जिनके मार्किंग लगाई हुई है 15-15 सालों से, जिनको नोटिस दिए हुए हैं, वो धड़ल्ले से अपना काम चल रहा है उनका बढ़िया। लेकिन लगता है, उम्मीद नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी। अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी है, जो रेलवे का जो फाटक है, ये 10 घंटे के अंदर 3 बार ट्रेन आती है और 3 बार के अंदर पौन घंटे हर बार बंद रहता है। तो यहाँ एम्बुलेंस है या जो गंभीर रूप से पेशेंट गांव से भी आते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।